गाइस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग। कॉस्ट हमको जो लग रहा है आपके कॉस्ट का सिलेबस में 3 से 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो रहेगा सिलेबस में, चाहे कोई भी लेवल पे एग्जाम हो, 40 का हो या 80 का हो या 20 का हो। उनमें से एक चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो ये रहना ही रहना है। मटेरियल कॉस्टिंग एक्चुअली में बात कर रहा है कि रॉ मटेरियल, देखो ये चैप्टर बेसिकली बात किस चीज का करता है। ये चैप्टर बेसिकली आपको बताता है कि अगर एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट जो देखा जाता है उसका प्लानिंग कैसे होगा, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, एक बार में कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करें, मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना होगा, मेरे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम रहना ही चाहिए, अगर प्रॉब्लम आ जाए कोई टाइम में तो मटेरियल कहां से अरेंज करें, यानी फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है। स्टॉक कितना होना चाहिए, कितना ऑर्डर करें एक बार में, वो सब का डिसीजन लेना है। इसमें एक पार्ट और आता है सब में, जहां पे आपको वो लीफो फीफो वेटेड एवरेज एवरेज कंसेप्ट पे देता है, जिसमें आपको बोलता है बताओ मेरे गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक कितना है आज के दिन, या जो गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है आज के दिन, अलग अलग मेथड के हिसाब से। और एक तीसरा टाइप का सम्स आता है जहां पे आपको कुछ एक चीज कैलकुलेट करने बोलेगा, टोटल कॉस्ट निकालने बोलेगा। तो 3 टाइप का सम्स आता है, कुछ फॉर्मूला बेस कितना स्टॉक होना चाहिए उनके ऊपर बात करता है, एक आता है जिसमें आपको लिफो फिफो वेटेड एवरेज के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल के बताना है, और एक होता है सम जिसमें आपको बोला जाता है टोटल कॉस्ट निकाल के बताओ। टोटल कॉस्ट वाला क्वेश्चन रेयर ही चांस है, फॉर्मूला वाला या फिर लिफो फिफो वाला, इन दो में से एक टाइप का सम्स इस चैप्टर में आना ही आना है। तो फॉर्मूला बेस में देखो हमको क्या क्या निकालने बोल सकता है, 5 से 6 चीज है जो हम लोगों को क्वेश्चन में निकालने बोल सकता है। नंबर 1 रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल जिसका मतलब क्या हुआ कि मेरे फैक्ट्री में कितना माल बचे तो हम अगला ऑर्डर प्लेस कर दें, मतलब व्हेन टू ऑर्डर। व्हेन टू ऑर्डर, मेरे गोडाउन में मेरे फैक्ट्री में कितना माल बचे कि हम अगला ऑर्डर प्लेस कर दें। रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हाउ मच ऑर्डर टू बी प्लेस एट ए टाइम, एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करें, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें एक बार में जिससे मेरे कंपनी को इकोनॉमिकल पड़े, इसलिए उसका दूसरा नाम EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी एक ही बात है। कितना क्वांटिटी एक बार में रीऑर्डर करें ताकि कंपनी को इकोनॉमिकल पड़े, इसका भी एक फॉर्मूला है। तीसरा चीज हम लोग सीखते हैं मैक्सिमम लेवल, मतलब मैक्सिमम स्टॉक कितना रहे गोडाउन में या फैक्ट्री में। मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम स्टॉक कितना रहे, और एवरेज स्टॉक लेवल मतलब एवरेजली कितना माल फैक्ट्री में रहना ही चाहिए। और छठा चीज सीखेंगे डेंजर लेवल, अगर कभी अचानक प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे रिस्क हो जाए, मान लो अचानक मेरा जो सप्लायर है वो स्ट्राइक पे चला गया, या फिर मेरा जो ट्रांसपोर्टर है वो स्ट्राइक पे चला गया, तो माल अगर नहीं आया, रॉ मटेरियल नहीं आया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो वो है डेंजर पोजीशन। तो उसके लिए सेफ्टी स्टॉक कितना रखें, मतलब रिजर्व में कितना माल रखें ताकि डेंजर टाइम में मेरा काम इजीली निकल जाए। तो ये 6 चीजों का फॉर्मूला का हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे एक एक फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला होगा और कैसे सॉल्व होगा। तो देखो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, मतलब आपके यहाँ पे मैक्सिमम वीकली बोल लो, मंथली बोल लो, जैसे भी डेटा देगा, या तो सारा डेटा वीकली होगा, या सारा डेटा क्वेश्चन में मंथली होगा, या सारा डेटा क्वेश्चन में एनुअली होगा, जैसे भी रहेगा आपको बता के रहेगा। तो अगर वीकली दिया है मान लो, तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक कितना होता है, मतलब पर वीक मैक्सिमम कितना रॉ मटेरियल लग जाता है, और मैक्सिमम पीरियड मतलब एक बार ऑर्डर करो तो मैक्सिमम टाइम कितना लगता है सामान आने में। ऑर्डर करने के बाद तुरंत तो नहीं आ जाएगा, हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ लगे। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला मतलब कब अगला ऑर्डर करें, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। लेट्स से एन एग्जांपल, आपका क्वेश्चन में बोला है आपको 400 से 600 यूनिट लगता है पर वीक, 400 से 600 मतलब 400 हो गया मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम हो गया 600 यूनिट। और पीरियड में बोला आपको 4 से 6 हफ्ता लगता है, मतलब 4 हफ्ता लगता है कम से कम माल आने में, और 6 हफ्ता लगता है ज्यादा से ज्यादा टाइम माल आने में। मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो हम बोले थे 400 से 600, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है मेरे इस सम्स में 600,
और मैक्सिमम पीरियड 4 से 6 हफ्ता बोले थे हम, तो मैक्सिमम पीरियड हो गया 6 हफ्ता। तो 600 इंटू 6 मतलब 3600 यूनिट आपको गोडाउन में जब बचे तो आपको अगला ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि वो 3600 जब तक खत्म होगा तब तक अगला ऑर्डर आने का टाइम हो जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। एक बार ईओक्यू को इग्नोर करते हैं, या चलो ईओक्यू को ही करते हैं, बेटर होगा। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर एट अ टाइम एट वन गो सो दैट इट शुड बी इकोनॉमिकल टू कंपनी। सर क्या फर्क पड़ता है, एक बार में पूरा मंगा लीजिए, एक बार में तोड़ तोड़ के मंगाइए, खर्चा का बात कहां से आ रहा है? एक्चुअली में आ रहा है इस पार्ट में। देखो फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं और फिर नीचे का तीनों आइटम पढ़ते हैं और फिर आपको इसका इंपैक्ट बताता है। फॉर्मूला रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी, रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी। रूट और 2 का मतलब तो सबको पता है, ए ओ और सी क्या है? ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, मतलब साल में कितना रॉ मटेरियल लग जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करो तो ऑर्डर करने का खर्चा कितना लगता है। मान लो कुरियर करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, तो कुरियर का खर्चा लग रहा है, ट्रांसपोर्ट में माल आएगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग रहा है। तो एक बार में ऑर्डर करने का पर ऑर्डर कितना बार कॉस्ट लगता है? मान लो 1000 रुपया पर ऑर्डर बताया, तो साल में 4 बार ऑर्डर करोगे तो 4000 रुपया लगेगा, साल में 10 बार ऑर्डर करोगे तो 10,000 रुपया लगेगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब एक बार ऑर्डर करोगे तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर करने का कितना कॉस्ट पड़ जाता है। और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब माल को गोडाउन में संभाल के रखने का जो खर्चा लग रहा है पर यूनिट कितना लग रहा है, एक पीस को अपने पास संभाल के रखने का खर्चा कितना लग रहा है, यही है कैरिंग कॉस्ट। जैसे इंश्योरेंस का खर्चा, जैसे गोडाउन में एक आदमी रखने का खर्चा, गोडाउन का रेंट, ज्यादा माल रखोगे तो ज्यादा गोडाउन रेंट लगेगा, ज्यादा माल रखोगे तो ज्यादा मैनेजमेंट में आदमी रखने पड़ेंगे, ज्यादा माल रखोगे तो ज्यादा इंश्योरेंस करा के रखना पड़ेगा। एक सेकंड होल्ड करो, शायद मैं। तो हम लोग बात करें रीऑर्डर क्वांटिटी का। रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू जिसको बोलते हैं, मतलब हाउ मच वी शुड ऑर्डर एट अ टाइम। तो हम फॉर्मूला बोले रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, मतलब साल में कितना रॉ मटेरियल लग जाता है। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना लगता है। और कैरिंग कॉस्ट मतलब गुड्स को अपने पास संभाल के रखने का, जैसे इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब का कॉस्ट पर यूनिट कितना लगता है। तो रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी। अब हम आते हैं क्यों ये निकालना जरूरी है, क्योंकि देखो अगर एक बार में पूरा माल मंगा लिया, माल में मान लो साल में आपको 12,000 पीस चाहिए, आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000 केजी रॉ मटेरियल का या 12,000 पीस ऑफ रॉ मटेरियल का। अब आप ऑर्डर करते हो, मान लो एक बार में पूरा माल मंगवा लेते हो, हाँ ठीक है, आपका ऑर्डर करने का खर्चा बच गया, आपको एक ही बार ऑर्डर करना पड़ा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक बार में ही काम हो गया, या अदर कोई भी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है वो एक बार में ही हो गया। लेकिन उसको इतना सारा माल एक बार में मंगवा लिए तो उसको संभाल के रखना, इंश्योरेंस का खर्चा, मैनेजमेंट का खर्चा, गोडाउन रेंट, बहुत कुछ लगने वाला है, वो हेवी हो जाएगा, तो फालतू का खर्चा लगा ये सब। मान लो आप हजार पीस करके 12 बार मंगाए, आपको लगा एक बार में कौन इतना मंगा के रखेगा, 12,000 लगता है, हजार करके 12 बार मंगाएंगे तो हर बार ऑर्डर करने का खर्चा लगेगा आपको अलग से। तो आपको दोनों में बैलेंस चाहिए, दोनों ही खर्चा ज़्यादा न लगे, इसीलिए ये जो ईओक्यू वाला फॉर्मूला ये हमेशा बेस्ट है। हम आपको दिखाएंगे सम्स में कि कैसे ये बेस्ट है। तो रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो हम लोग अब तक क्या सीखे, पहला फॉर्मूला सीखे रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कितना माल लगता है इंटू मैक्सिमम आने में कितना टाइम लगता है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम पीरियड, ये है मेरा रीऑर्डर लेवल। दूसरा फॉर्मूला सीखे रीऑर्डर क्वांटिटी है, जिसका दूसरा नाम ईओक्यू भी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी, और ए ओ सी का फॉर्मूला हो गया एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। इसके अलावा थर्ड फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल। थर्ड फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं मैक्सिमम लेवल निकालना, मतलब मैक्सिमम स्टॉक मेरे गोडाउन में कितना रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, अब तक जो दो चीज़ कैलकुलेट करना सीखे, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों को ऐड कर लो, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। कम से कम हर हफ्ता माल कितना लगता है और कम से कम टाइम कितना लगता है सामान आने में। मान लो मेरे क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल निकला, जो हम सॉल्व किए भी थे उस टाइम
3600 निकला था मेरा रीऑर्डर लेवल, क्योंकि हम डेटा क्या दिए थे, मेरा 400 से 600 यूनिट लगता है पर वीक, मतलब मिनिमम 400 मैक्सिमम 600, और मेरा 4 से 6 हफ्ता लगता है सामान आने में, मतलब मिनिमम 4 हफ्ता मैक्सिमम 6 हफ्ता। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम पीरियड, तो 600 इंटू 6 मतलब 3600 यूनिट मेरा रीऑर्डर लेवल है। मान लो एक बार रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000, मान लो एक बार रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, या हम लोग सॉल्व करके निकाल लिए हैं 3000। अब देखो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम पीरियड। रीऑर्डर लेवल मेरा क्या निकला था 3600, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम अभी बोला कि मान लो 3000 निकला है, तो 3600 प्लस 3000 6600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम पीरियड। मेरा डेटा क्या था 400 से 600 यूनिट पर वीक लगता है, तो मिनिमम कितना लग रहा है 400, और मेरा टाइम को लेकर डेटा क्या था, कम से कम 4 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ता लगता है माल आने में, मतलब 4 to 6 वीक्स, तो 4 वीक हो गया मेरा मिनिमम पीरियड। तो 400 इंटू 4 1600 यूनिट मेरा फॉर्मूला भी सॉल्व होकर निकल रहा है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी मेरा निकला था 3600, EOQ हम एक बार के लिए एज्यूम किए, मान लो 3000, तो 6600 माइनस 1600, तो 6600 माइनस 1600, 5000 शुड बी माई मैक्सिमम लेवल, 5000 यूनिट्स शुड बी माई मैक्सिमम लेवल इन माई गोडाउन। नेक्स्ट फॉर्मूला बोला मिनिमम लेवल, मतलब मेरे गोडाउन में कम से कम कितना स्टॉक रहना चाहिए। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस, मतलब देखो यहाँ पे EOQ को यूज नहीं किया, खाली हम रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। गाइस देखो हम लोग मैक्सिमम कंजम्पशन को यूज कर चुके हैं रीऑर्डर लेवल वाला फॉर्मूला में, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम पीरियड को। मैक्सिमम लेवल में हम लोग मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम पीरियड को यूज कर लिए, तो मैक्सिमम भी यूज हो गया, मिनिमम भी यूज हो गया, बचा क्या एवरेज। तो रीऑर्डर लेवल में मिनिमम लेवल में क्या यूज हो जाएगा, एवरेज। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। तो हम बोले थे 400 से 600 यूनिट लगता है, 400 मिनिमम 600 मैक्सिमम, तो एवरेज क्या हुआ 500। और हम बोले थे 4 से 6 हफ्ता लगता है माल आने में, तो मिनिमम 4 मैक्सिमम 6, एवरेज कितना हो गया 5 हफ्ता। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 करो, मेरा आंसर आ जाएगा। तो एवरेज कंजम्पशन कितना हुआ 500 इंटू 5 2500। रीऑर्डर लेवल निकला था मेरा 3600, तो 3600 माइनस 2500 1100 यूनिट मेरा मिनिमम लेवल रहना चाहिए। तो देखो ग्राउंड में जब 3600 पीस हो तो अगला ऑर्डर कर दो, एक बार में 3000 पीस से ज़्यादा मंगाओ मत, ये हमको EOQ समझा रहे हैं। मेरे गोडाउन में मैक्सिमम 5000 पीस से ज़्यादा कभी पड़ा नहीं रहना चाहिए, और कम से कम मिनिमम हमेशा 1100 यूनिट पड़ा रहना चाहिए गोडाउन में। पहला 4 फॉर्मूला भी ये निकला। पांचवा गाइस बहुत इजी है, बोल रहा है एवरेज लेवल। पांचवा बहुत इजी है, बोल रहा है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला, अभी मैक्सिमम लेवल निकालना सीख गए, मिनिमम लेवल निकालना सीख गए, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 मार दो, एवरेज स्टॉक लेवल आ गया। मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। गाइस मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं बोला हम, मैक्सिमम पीरियड नहीं बोला हम बोल रहे हैं मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, जो अभी 3 नंबर 4 नंबर सॉल्व किए, डिवाइडेड बाई 2 करो, एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। और एक एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस EOQ डिवाइडेड बाई 2। एक और एवरेज लेवल निकालने का फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस EOQ डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी एक तरीके से निकल सकता है। तो देखो अभी मेरा 5000 यूनिट आया था मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल 1100 आया था, तो 5000 प्लस 1100 6100, और एवरेज लेवल कैसे निकलेगा 6100 डिवाइडेड बाई 2, तो 6100 डिवाइडेड बाई 2 तो 3050, ये मेरा एवरेज लेवल आ गया। वैसे मिनिमम लेवल में भी सॉल्व कर सकते थे। मिनिमम लेवल निकला था 1100 प्लस मेरा EOQ निकला था, हम एग्जांपल में लिए थे 3000, तो 3000 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1500 प्लस 1100। हाँ यहाँ पे आंसर डिफरेंट आ रहा है, कारण क्योंकि हम EOQ मन से लिया था फिगर, मेरा EOQ हाइपोथेटिकल फिगर था, एज्यूम्ड फिगर था, इसलिए आंसर डिफरेंट आ रहा है। वरना तुम्हारा दोनों ही फॉर्मूला हो एवरेज स्टॉक लेवल का, आंसर सेम आएगा। तो एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। अगर ये दोनों निकालने का डेटा ना दे क्वेश्चन में, आपको मिनिमम लेवल बता दे और आपको बोले EOQ बता दे, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मिनिमम लेवल प्लस EOQ डिवाइडेड बाई 2। आखिरी चीज फॉर्मूला लेवल पे सीख रहे हैं, डेंजर लेवल निकालने का फॉर्मूला।
तो डेंजर लेवल निकालने का दो फॉर्मूला है। पहला है एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी। लीड टाइम फॉर इमरजेंसी मतलब वही स्ट्राइक कितना दिन का है। मान लो गाड़ियों का स्ट्राइक आपको पता है 1 हफ्ते का है, तो लीड टाइम हो गया 1 वीक। और अगर आपको बोले ना क्या बोलते हैं, आपका सप्लायर अगला 2 हफ्ता माल नहीं देगा, मान लो वो 2 हफ्ता के लिए उसका लेबर लोग स्ट्राइक पे चला गया, तो लीड टाइम हो गया 2 हफ्ता। एवरेज कंजम्पशन तो आप अभी भी निकालना सीखियो, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, मतलब 400 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2। डेटा क्वेश्चन में जो गिवन था 400 मिनिमम लगता है, 600 मैक्सिमम लगता है। तो 500 इंटू लीड टाइम, मान लो 2 हफ्ता का लीड टाइम है तो 500 इंटू 2, 1000 यूनिट आपका डेंजर लेवल है। दूसरा एक और फॉर्मूला, अगर एवरेज कंजम्पशन न दे क्वेश्चन में तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू लीड टाइम भी कर सकते हो, मिनिमम कंजम्पशन इंटू लीड टाइम। तो ये 2 फॉर्मूला है डेंजर लेवल निकालने का। तो हम लोग रीऑर्डर लेवल निकालना सीखे कि मतलब कब अगला ऑर्डर प्लेस करें। हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना सीखे, मतलब एक बार में कितना पीस ऑर्डर करें। हम लोग मैक्सिमम लेवल निकालना सीखे, मेरे गोडाउन में मैक्सिमम स्टॉक कितना रह सकता है। हम लोग मिनिमम लेवल निकालना सीखे, मेरे गोडाउन में कम से कम कितना स्टॉक रहना चाहिए। एवरेज लेवल, दोनों का एवरेज हो गया। डेंजर लेवल मतलब अगर इमरजेंसी पीरियड आ जाए कभी तो कितना पीस गोडाउन में रहना ही चाहिए उस इमरजेंसी के लिए। ये था पूरा फॉर्मूला बेस्ड चीज। अब इस पे नेक्स्ट टाइप का जो सम्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं वो है गाइस टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने का, जो 99.99% आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है। अगर बोलते टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल निकाल के दिखाओ तो देखो स्टेप क्या, फॉर्मेट क्या, बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब तुम कितना में सामान खरीदे, मान लो तुम 1000 पीस 5 रुपया करके खरीदे तो 1000 इंटू 5 5000 हुआ। ट्रेड डिस्काउंट या सब्सिडी तुमको मिला मान लो 10%, तो 500 माइनस कर दिए। रोड टैक्स देना पड़ा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ा, जीएसटी देना पड़ा, वो ऐड कर लो। इंश्योरेंस अगर कुछ देना पड़ा वो ऐड कर लो। कमीशन पेड फॉर द परचेज, या खरीदारी करने के लिए कमीशन देना पड़ा तो वो ऐड कर लो। अगर कंटेनर रिटर्नेबल नहीं है और कंटेनर का सामने वाला तुमसे चार्ज किया है, कंटेनर मतलब वो डब्बा जिसमें तुमको माल भर के दिए है, अगर वो रिटर्नेबल है तब तो कुछ नहीं ऐड करोगे। अगर वो नॉन रिटर्नेबल है मतलब वापस नहीं करना है, वो डब्बा का चार्ज लग गया तुमको, तो वो भी ऐड कर लो। और अगर भाड़ा पे दे रहा है कंटेनर तुमको एक बार के लिए तो भाड़ा ऐड कर लो। मतलब सीधा सा बात में जबान है भाई, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ परचेज जो लगा उसमें तुमको जो छूट मिला मतलब ट्रेड डिस्काउंट और सब्सिडी वो माइनस कर दो। तुम्हारा जो अदर खर्चा लगा, रोड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, इंश्योरेंस, कमीशन पेड फॉर परचेज, कॉस्ट ऑफ द कंटेनर अगर कंटेनर वापस नहीं करना है तो, और अगर कंटेनर का भाड़ा लिया है वो तुमसे तो वो भाड़ा जो भी है वो ऐड करो, टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आ गया। क्या क्या इस सम्स में इंक्लूड नहीं करेंगे वो भी हम नोट्स में लिख दिए। कैश डिस्काउंट नहीं लेंगे, जीएसटी का इनपुट नहीं लेंगे अगर हम क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो, अगर हम जीएसटी का इनपुट क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो जीएसटी को भी नहीं लेंगे। तो कैश डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब माइनस करना पड़ेगा एक तरीके से बोल सकते हो। सॉरी, कैश डिस्काउंट को इम्पैक्ट में नहीं लेंगे, सॉरी कैश डिस्काउंट को इम्पैक्ट में नहीं लेंगे। और जीएसटी अगर इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो जीएसटी का क्लेम नहीं करेंगे, अगर इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो जीएसटी भी ऐड करके हम चार्ज मान लेंगे उसको। तो ये सब चीज हम लोग एडलेस करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगा। ये टाइप का सम्स एक आध बार आया हुआ है लेकिन 99.99% श्योर है ये नहीं आएगा। आपके आएगा तो लिफो फिफो या फिर अभी जो हम लोग फॉर्मूला बेस्ड चीज़ों को सारा फॉर्मूला जो देखे थे उन दो में से एक टाइप का सम्स आएगा। अच्छा, एक चीज़ और हमको सिखाना था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट्स में हम लिखा है देखो कुछ, वाइल कैलकुलेटिंग ईओक्यू द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अलोंग विथ ईओक्यू। आपको ईओक्यू के साथ कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। जैसे बोलते हैं आप ईओक्यू निकालो, आप ईओक्यू निकाल दिए मान लो 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी करके रूट ओवर मार के। अब आपको बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के दिखाओ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल है। आपका एनुअल कंजम्पशन जो आपको ईओक्यू निकालने के लिए दिया भी होगा कि साल में कितना यूनिट लग जाता है तुम्हारे, डिवाइडेड बाई ईओक्यू कर दो, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन 12000 है और तुम्हारा ईओक्यू आया 3000, तो यानी तुम कितनी बार साल में ऑर्डर करोगे? 4 बार, क्योंकि तुम 3000 करके 4 बार मंगवाओगे तब तो 12000 पीस पूरा आएगा तुम्हारा। तुमको 12000 पीस मंगाने हैं साल में और तुम्हारा ईओक्यू का आंसर आ रहा है 3000 जो हम एज्यूम लिए थे, तो 12000 डिवाइडेड बाई 3000 मतलब साल में तुम 4 बार ऑर्डर करोगे। और सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ पूछता है गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर के बीच में गैप कितने हैं। तो अगर डेज में पूछे, वीक में पूछे, मंथली पूछे, जैसे भी पूछे,
अगर डेज में पूछे तो 365 होगा ऊपर, मंथ में पूछे तो ऊपर 12 होगा, वीक में पूछे तो ऊपर 52 होगा। क्वेश्चन साइलेंट हो तो 12 ले लेना, यानी मंथली पूछे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अभी जो निकाले सेकेंड फॉर्मूला में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कि साल में 4 बार करोगे तो 12/4 यानी 3 महीने का गैप होगा, या 52/4 मतलब वीक में उतना का गैप आ जाएगा, 365/4 तो डेज का उतना गैप आ जाएगा। तो आपको दो क्वेश्चन ईओक्यू के साथ बहुत बार पूछ लेता है, इसलिए हम नोट्स में अलग से लिख दिए इसको। नंबर ऑफ ऑर्डर पूछ सकता है और गैप बिटवीन 2 ऑर्डर पूछ सकता है। तो ये दोनों प्लीज 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 ध्यान में रखना फॉर्मूला। आखिरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बड़ा चैप्टर में आता है, सॉरी ये चैप्टर अगर बड़ा क्वेश्चन में आता है, उल्टा बोल गया, तो आपको कंपैरिजन करने बोल सकता है कि बताओ हम ईओक्यू लें या मेरा एक सप्लायर हमको नया ऑफर दे रहा है वो वाला ले लें। तो देखो क्या बुद्धि हम लगाते हैं। दे कैन आस्क यू कंपैरिजन फॉर ऑफर गिवन बाय द सप्लायर। तो हम क्या करेंगे, हम दो चीज एक साथ सॉल्व करेंगे। एक तरफ ईओक्यू के हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है और एक बार नया ऑफर के हिसाब से मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है। सर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो हम अभी अभी जब ईओक्यू सीखे थे हम 3 चीज सीखे थे, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। वही 3 चीज को हम सॉल्व कर देंगे और टोटल कर लेंगे, मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम 12,000 पीस मंगवा रहे हैं और एक पीस का दाम 10 रुपया करके पड़ रहा है, तो परचेजिंग कॉस्ट हो गया 12,000 इंटू 10, 1,20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लो मेरा साल में 4 बार ऑर्डर हो रहा है और पर ऑर्डर 1,000 रुपया लग रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, साल में 4 ऑर्डर और एक ऑर्डर का 1,000 रुपया, तो 4 इंटू 1,000, 4,000 मेरा आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या करेंगे, एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट। रेट मतलब वो एक आइटम का दाम कितना है, हम बोले ना इस क्वेश्चन में 10 रुपया, मान लो 12,000 इंटू 10 जो हम किए अभी परचेजिंग कॉस्ट निकालते वक्त, तो यूनिट पर ऑर्डर यहाँ पे ईओक्यू के हिसाब से हम 3,000 ऑर्डर कर रहे हैं, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट यानी 10 रुपया इंटू आपको कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दे देगा। बोलेगा कैरिंग कॉस्ट 2% है, 4% है, 5% है, 8% है, कुछ भी एक दे देगा। तो वो सॉल्व करो तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी आ गया, तीनों को ऐड कर लो टोटल कॉस्ट आ गया। तो मान लो ईओक्यू के हिसाब से तुम्हारा एक टोटल कॉस्ट निकला। अब सेम चीज तुम उस नया ऑफर के साथ करो। मान लो तुम्हारा तो ईओक्यू के हिसाब से तुम एक बार में 3,000 मंगा रहे हैं, तुम्हारा सप्लायर बोला तुम एक बार में 6,000 करके मंगवाओ, हम तुमको 10% का डिस्काउंट देंगे, मतलब 10 की जगह 9 रुपया लगा देंगे तुम्हारे लिए, 10 रुपया पे 10% डिस्काउंट देंगे, मतलब हम तुमको 9 रुपया चार्ज करेंगे। तो परचेजिंग कॉस्ट क्या हो गया 12,000, लग तो 12,000 ही रहा है साल में, तो 12,000 इंटू 9। नंबर ऑफ ऑर्डर हम साल में 2 बार ही ऑर्डर कर रहे हैं, 6,000 करके ऑर्डर कर रहा है, तो और मान लो एक ऑर्डर का अभी भी 1,000 रुपया है, तो 1,000 इंटू 2 2,000 लिख दिया। कैरिंग कॉस्ट भी यूनिट पर ऑर्डर, हम एक बार में कितना ऑर्डर करें इस नया वाला ऑफर के हिसाब से 6,000, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट, रेट कितना लग रहा है मेरे को 9 रुपया, इंटू मान लो आपको कैरिंग कॉस्ट का बोला 5%, 8% जो भी हो मल्टीप्लाई कर लो, तो कैरिंग कॉस्ट का फिगर भी आ गया, तीनों को ऐड कर लो टोटल कॉस्ट आ गया। अब कंपेयर कर लो, नाउ सेलेक्ट विच एवर इज लोअर, आपका जो भी लोअर वाला कॉस्ट है वो सेलेक्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। लिफो फीफो वाला जो सम्स है वो हम लोग सॉल्यूशन में ही बात करेंगे, अभी हम जो स्क्रीन पे आपके सॉल्यूशंस को साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें लिफो फीफो का बात करेंगे। पहला सम्स हम लिफो फीफो और सिंपल एवरेज तीनों ही रख दिया एक ही क्वेश्चन में, ताकि आपको सारा फॉर्मेट एक ही जगह मिल जाए, आप इजीली फॉलो कर सको उसको। तो क्वेश्चन क्या बोला है, फॉलोइंग आर द डिटेल सप्लाइड बाय जेके कॉर्पोरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 1988। 1988 मंथ का, दिसंबर 1988 का आपको कुछ डेटा दिए है। बोल रहा है 1 दिसंबर 88 को 2,000 पीस आपके पास ओपनिंग पड़ा था 5 रुपया पर यूनिट वाला, उस दिन कुछ भी इशू नहीं हुआ। 7 दिसंबर को 1,000 पीस आया 6 रुपया वाला आपके पास और माल आया। 10 दिसंबर को आप 2,500 पीस इशू कर दिए। 15 दिसंबर को फिर 2,000 पीस आया 6.5 रुपया वाला, और 31 दिसंबर को फिर 2,200 पीस इशू कर दिए गोडाउन से। ये आपको गोडाउन का डेटा दिया है। 1 दिसंबर को ओपनिंग पड़ा 2,000, 7 दिसंबर को और 1,000 पीस आया 6 रुपया वाला, 10 दिसंबर को 2,500 पीस गोडाउन से निकल गया, 15 दिसंबर को फिर 2,000 पीस आया गोडाउन में 6.5 रुपया वाला, और 31 दिसंबर को फिर गोडाउन से निकल गया 2,200 पीस। आपको बोल रहे 31 दिसंबर को एक शॉर्टेज भी हुआ 100 यूनिट का, गोडाउन में 100 यूनिट खराब हो गया, चोरी हो गया, खो गया, जो भी हो। आपको बोल रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ इश्यूज एंड रिजल्टिंग स्टॉक, हर एक इशू का वैल्यू बताओ और फाइनली मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। लिफो के हिसाब से भी बताओ
फीफो के हिसाब से भी बताओ, सिंपल एवरेज के हिसाब से भी बताओ। हम वेटेड एवरेज इसमें नहीं रखा, वेटेड एवरेज का एक दूसरा सम नीचे में रखा है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, चलो आपको पहले लिफो सॉल्व किया। अगला तो देखो फॉर्मेट क्या है, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। आपको ये जीआर और एसआर का जो कॉलम बनाया है ना, जीआर का कॉलम बनाया है आपका रिसिप्ट में, और इशू का कॉलम, इशू में आपका एसआर का कॉलम बनाया है। ये दोनों आपको जरूरत नहीं है, दोनों मत ड्रॉ करना। आप रिसिप्ट के अंदर भी 3 कॉलम ड्रॉ करना, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू के अंदर भी 3 कॉलम ड्रॉ करना, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस के अंदर भी 3 कॉलम ड्रॉ करना, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब देखो 1 दिसंबर को न रिसिप्ट हुआ ना कुछ इशू हुआ, 2000 पीस बैलेंस में पड़ा था, 2000 इंटू 5 करके 10,000 अमाउंट में लिख दिए। 7 दिसंबर को 1000 पीस और आया गोडाउन में, 6 रुपया वाला 6000 करके। तो देखो किया ना, पहले 2000 पीस पड़े, लिफो सॉल्व कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल बाद में आएगा वो पहले निकलेगा। तो 7 दिसंबर को 1000 पीस आया, तो देखो 2 ब्रेकअप में लिख दिया, 2000 पीस 5 रुपया वाला 10,000 और 1000 पीस 6 रुपया वाला 6000। आपको ये क्वांटिटी और अमाउंट में टोटल करने का कोई जरूरत नहीं है, आप टोटल फोटल मत करना। फिर क्या हुआ सर, 10 दिसंबर को 2500 पीस गोडाउन से निकल गया, और हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल बाद में आया वो पहले निकला, तो 2500 पीस निकल रहे हैं, तो पहले तो बाद वाला 1000 निकल जाएगा। तो देखो पूरा 1000 इंटू 6, 6000 करके निकाल दिया हम, और बाद में जो और 1500 निकलना है, टोटल 2500 पीस निकलना है 10 तारीख को। 1000 सेकंड वाला में से निकल गया, तो बाकी 1500 कहाँ से निकलेगा, पहला वाला में से, ओपनिंग वाला में से। तो बाकी 1500 5 रुपया वाला निकला, 7500। तो टोटल मेरा 13,500 का माल गोडाउन से निकल गया। गोडाउन में बचा क्या है, 500 पीस, वो भी कौन सा वाला में से, ओपनिंग वाला में से, वो 2000 में से। तो 500 पीस 5 रुपया वाला पड़ा, हम 2500 करके लिख दिया। फिर 15 तारीख को 2000 पीस गोडाउन में घुसा, 6.5 रुपया वाला, तो 13,000 वैल्यू बना। फिर देखो क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखे हम, 500 पहले वाला पड़ा है 5 रुपया वाला, और 2000 और 6.5 रुपया वाला आ गया, 13,000 पीस हो गया जमा गोडाउन में। फिर मेरे गोडाउन से 2200 पीस निकला, तो 2200 में फिर बाद वाला में से निकलेगा, मतलब पहले 2000 वाला निकला, नया वाला जो माल आया 10 तारीख को वहां से निकला पहले, सॉरी 15 तारीख को, 15 तारीख को जो माल गोडाउन में घुसा है वहां से निकला पहले 2000 पीस 6.5 रुपया वाला, तो टोटल 2200 पीस निकला है। तो 200 पीस और कहाँ से निकल गया, ओपनिंग वाला में से, 500 जो पड़ा है पहले का। तो 200 पीस 5 रुपया वाला निकला, 2000 पीस पूरा 6.5 वाला निकल गया, तो 14,000 का माल मेरे गोडाउन से निकला। उसी दिन क्या हुआ, 100 पीस बर्बाद भी हो गया। कौन सा वाला बर्बाद हुआ होगा, अब सर ओपनिंग भी बचा था वहीं से बर्बाद हुआ होगा, तो 100 पीस 5 रुपया वाला 500 बर्बाद भी हो गया। तो अब मेरे गोडाउन में कितना बचा है, 500 पीस ओपनिंग था, 2000 तो पूरा ही निकल गया 15 तारीख वाला, 500 पीस ओपनिंग था, उसमें से 200 हम इशू कर दिए, 100 स्पॉयल हो गया या डैमेज हो गया या चोरी हो गया, जो भी हो गया। तो 200 पीस बचा 5 रुपया वाला 1000 अमाउंट का। तो अगर लीफो मेथड से बोलता तो आप बोलते मेरे पास 200 पीस बचा है 5 रुपया वाला 1000 रुपया का टोटल वैल्यू। यही अगर फीफो हो जाता, देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो देखो वही किया, 1/12 को पहले 2000 पीस लिख दिया, 5 रुपया वाला 10,000 ओपनिंग स्टॉक। 7/12 को फिर 1000 पीस आया, तो दोनों अलग अलग दिखा दिया हम, 2000 और 1000 को। 10 तारीख को देखो 2000 पीस निकला, 2500 पीस निकला, उसमें 2000 ओपनिंग वाला निकला और 500 पीस दूसरा वाला में से निकला। तो अब देखो मेरे 500 पीस गोडाउन में 6 रुपया वाला बच रहे हैं, जो 7 तारीख को खरीदे थे उसमें से माल बच रहे हैं। फिर 15 तारीख को 2000 पीस आया 6.5 रुपया वाला, तो 500 पीस ओपनिंग वाला पड़ा है, 2000 पीस नया वाला पड़ा है। फिर 31 दिसंबर को 2200 पीस निकला, तो 500 तो पूरा ओपनिंग वाला निकल गया, 2200 में से 500 ओपनिंग वाला निकल गया, तो 1700 15 तारीख को जो 2000 पीस खरीद के लाए थे 6.5 रुपया वाला, उसमें से निकला। 100 पीस स्पॉयल भी उसी में से हुआ, मतलब मेरा लास्ट वाला में से 200 पीस बचा, 6.5 रुपया वाला माल 200 पीस बच गया, तो मेरे पास 1300 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक बचा। तो देखो फीफो मेरे को बता रहा था, लीफो मेरे को बता रहा था 1000 रुपया का माल बचा है गोडाउन में, जबकि फीफो मेरे को बता रहे हैं 1300 रुपया का गोडाउन में माल बचा है। अब आ जाते हैं एवरेज पे, सिंपल एवरेज। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लिखने का कोई दरकार नहीं है। तो देखो एक बात हमेशा याद कर लो, सिंपल एवरेज में रेट का एवरेज करेंगे। आई रिपीट माई सेल्फ, सिंपल एवरेज में रेट का एवरेज करेंगे। तो देखो मेरे पास 1 दिसंबर को 2000 पीस पड़ा था, 5 रुपये वाला हम लिख दिए 10,000। फिर 7 दिसंबर को 1000 पीस आया, तो हम दोनों को ऐड किए 3000 एक साथ, और अमाउंट में लिख दिए 16,000। अब अगर रेट ये लोग डैश कर दिया, आप रेट लिख देना, 16,000 डिवाइडेड बाई 3000 करना आपका रेट, सॉरी 5 + 6 11,
11 डिवाइडेड बाय 2 करना और आप रेट में लिख देना। वैसे ही आप फिर 2500 आपका गोडाउन से निकला तो पूरा 3000 में से निकला है। देखो ये लोग किया ना, रेट कैसे किया है, 5 + 6 रेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया है, रेट का एवरेज लिया है, रेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया है, मतलब रेट का एवरेज किया है। तो 5 + 6 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5। तो देखो 2500 पीस निकला गोडाउन में से 5.5 रुपये वाला, 13,750 का निकल गया, तो 500 पीस बचा है 5.5 रुपये वाला ही, मतलब 2,250 का माल बचा है मेरे गोडाउन में। फिर 15 तारीख को 2000 पीस आया, तो मेरा पुराना वाला का रेट कितना है जो गोडाउन में पड़ा, उसका रेट है 5.5 रुपया, और नया वाला जो है उसका रेट कितना है 6.5 रुपया। तो 5.5 + 6.5 मतलब 6 5 11 12, एक मिनट, 6.5 + 5.5, हाँ 6 5 11 12 रुपया, 12 रुपये वाला माल बचा है। 12 डिवाइडेड बाय 2 6 होना चाहिए था, लोग 6.25 गलती की है, ये लोग का मिस्टेक है, 6.25 नहीं होगा, 6 होगा ये। तो 2200 × 6 करके हम निकाल देंगे, बचा 100 पीस पॉइल हो गया, तो बचा 200 पीस 6.5 रुपये वाला, 6 रुपये वाला, सॉरी ये लोग गलती किया कैलकुलेशन में। एक और सम्स करते हैं जिसमें शायद आपको ये लोग खाली फीफो पे सॉल्व किया, ये सम्स आप लोग का होमवर्क रहेगा। 2 नंबर सम्स अपने सॉल्व इलस्ट्रेशन का आपका होमवर्क रहेगा, ये फीफो है। आपके एग्जाम में या लीफो आएगा या फीफो आएगा, ये ध्यान रख लेना, दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन हम आपको तीनों मेथड करके दिखा दे रहे हैं। ये आ गया वेटेड एवरेज का सम्स, 3 नंबर जो है, शो द स्टोरेज लेजर एंटिटी एज दे वुड अपीयर व्हेन इशूइंग वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू इन कनेक्शन विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको बता रहा ओपनिंग बैलेंस है 300 जिसका 600 रुपया दाम है, फिर परचेज किए 200 पीस जिसका 440 रुपया दाम है, फिर 4 तारीख को इशू हो गया 150, फिर 6 तारीख को परचेज किए 200 पीस 460 रुपये में, फिर 11 तारीख को इशू हुआ, 19 तारीख को इशू हुआ, 22 तारीख को फिर खरीदे और 27 तारीख को इशू हुआ। आपको बोल रहा है ये सॉल्यूशन बना के दिखाओ वेटेड एवरेज में। गाइज वेटेड एवरेज में बहुत सीधा तरीका है, अमाउंट को ऐड करना डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करना, रेट आ जाएगा। अमाउंट को ऐड करना, क्वांटिटी को ऐड करना, डिवाइड FX/F वाला फॉर्मूला, FX/F, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करना, जो रेट आए वो रेट के कॉलम में लिखना। देखो जैसे सॉल्व करते हैं, मेरे को बता रहा है ओपनिंग 300 पीस आया गोडाउन में 600 रुपया दाम वाला, तो देखो 1 अप्रैल को बैलेंस में लिख दिया 300 पीस 600 रुपया वाला, मतलब 2 रुपया, 600 डिवाइडेड बाई 300, देखो बोले ना अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। रेट निकालने का तरीका यहाँ क्या है, अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। फिर 2 तारीख को 200 पीस आया 440 रुपया का, मतलब 2 रुपया 20 पैसे का माल, तो देखो वहाँ क्या किया, 300 + 200 क्वांटिटी को ऐड करके लिख दिया 500, और 600 + 440 1040 को ऐड करके लिख दिया अमाउंट में। अब 1040 डिवाइडेड बाई 500 करके 2.08 रेट निकाल दिया। तो यहाँ रेट निकलेगा कैसे, अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, यानी FX डिवाइडेड बाई F बोल सकते हो आप। 4 तारीख को फिर क्या हुआ, 150 पीस निकला, तो वो 500 पीस जो पड़ा है गोडाउन में उसी में से 150 निकल गया, तो 2.08 का 312 रुपया का सामान निकल गया, बचा कितना 350, 2.08 का 728 करके। फिर देखो 6 तारीख को 200 पीस आया गोडाउन में, तो 350 + 200 550 अमाउंट क्वांटिटी में लिख दिए, 728 + 460 1188 अमाउंट में लिख दिए। अब 1188 डिवाइडेड बाई 550 किए और हम रेट निकाल लिए 2.16। फिर 11 तारीख को 150 पीस निकला, तो देखो 2.16 ही लिखा। फिर 19 तारीख को 200 पीस निकला, तो देखो 2.16 ही लिखा। फिर मेरा 200 पीस आया गोडाउन में 22 तारीख को, तो देखो 19 तारीख को बैलेंस पड़ा है 200 पीस और 200 आया, तो देखो क्वांटिटी में 400 लिख दिए। 432 रुपीज़ मेरा 19 तारीख वाले बैलेंस का वैल्यू था, 480 का नया माल आया है 22 तारीख को, देखो 432 + 480 को ऐड करके 912 लिखे, फिर 912 डिवाइडेड बाई 400 करके 2.28 रेट निकाल दिए, मतलब वही अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। फिर 27 तारीख को हम 250 पीस इशू किए, तो 2.28 वाला निकल गया, जो बैलेंस बचा 150 × 2.28 342 लिख दिए। तो हमेशा पहले क्वांटिटी को ऐड करके लिख दो, ओपनिंग पिछले वाला कितना बचा, नया वाला कितना आया, अमाउंट को भी ऐड करके लिख दो, अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी करो, रेट आ जाएगा। हर बार रेट निकालते रहो अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी करके। अब हम लोग बढ़ेंगे फॉर्मूला बेस वाले सम्स की तरफ। देखो एक एक करके। अ मैन्युफैक्चरर यूजेस 200 यूनिट ऑफ अ कंपोनेंट एवरी मंथ
200 एवरी मंथ, साल में कितना लगेगा, मतलब 200 इंटू 12, हर महीना उसका 200 यूनिट लग रहा है, तो साल में लगेगा 200 इंटू 12 मतलब 2400 पीस. एंड ही बाइज देम एंटिटी फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर. द ऑर्डर प्लेसिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट इज 100 एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज ₹12. मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपया है उसका पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट उसका 12 रुपया पर यूनिट है. फ्रॉम दिस सेट ऑफ डेटा कैलकुलेट द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ये लोग जो भी फॉर्मूला लिखो आप चिंता मत करो, आप वही फॉर्मूला लिखो जो हम लिखवाए हैं. 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी. ए मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट. देखो वही किया, 2 इंटू 200 इंटू 12 यानी 2400 इंटू 100 हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिवाइडेड बाई 12 हो गया कैरिंग कॉस्ट. तो 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी का फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व किया, 200 यूनिट आया. तो देखो साल में 2400 पीस चाहिए, साल में 2400 पीस चाहिए, एक बार में 200 पीस करके मंगवाए तो ये हमेशा सस्ता पड़ेगा. तो अब साल में कितनी बार ऑर्डर करेगा वो निकालना हो तो 2400 बाई 200 कर लो, मतलब साल में 12 बार ऑर्डर करेगा. और इधर में आपको ये निकालना हो, क्या बोलते हैं, क्या ये टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स. तो ये डेटा आपको मंथली दिया है तो 12 बाई 12 करो, मतलब पर महीना में एक ऑर्डर करेगा, हर एक महीना में ऑर्डर करेगा. नेक्स्ट आया पी लिमिटेड इशू 3 टाइप ऑफ मटेरियल ए बी एंड सी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स. एक्स नाम का वो एक फिनिश गुड्स बनाता है, जैसे उसमें 3 रॉ मटेरियल लगता है ए बी सी. गाइज आपको उसका फिनिश गुड्स से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है उसके रॉ मटेरियल से. ये बार बार ध्यान में रखना, एक्स से कोई मतलब नहीं है, ए बी सी से मतलब है हमको. आपको रेलेवेंट मंथली कंपोनेंट ऑफ द डेटा दिया है, आपको बता रहे ए का नॉर्मल यूज होता है 200 पीस, बी का नॉर्मल यूज होता है 150 पीस, सी का नॉर्मल यूज होता है 180 यूनिट, मिनिमम यूज होता है 100, मैक्सिमम यूज होता है 300. रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ आपको दे दिया, आपको EOQ सॉल्व करने नहीं बोला है, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दे दिया है. तो आपको देखो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों दे दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया हर एक आइटम का, हर एक का ए बी सी तीनों रॉ मटेरियल का, और रीऑर्डरिंग पीरियड भी दे दिया 2 to 3 मंथ्स ए का, बी का 3 to 4 मंथ, सी का 2 to 3 मंथ. आपको बोला तीनों ए बी सी का रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, चारों चीज़ निकाल के दिखाओ. चलो ए का सॉल्व कर लेते हैं, खाली बी और सी आप अपने आप सॉल्व कर लोगे. ए में क्या बोला, पहले बोला रीऑर्डर लेवल निकालो, फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम. देखो मैक्सिमम यूजेज कितना हो रहा है 300 पीस, और मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है 2 to 3 मंथ बोला है, मतलब मैक्सिमम 3 महीना लगता है. तो 300 इंटू 3 देखो 900 निकाल दिया, मतलब उसका 900 पीस जब गोडाउन में हो तो अगला ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए. सेकंड चीज निकालने बोला मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज पीरियड. तो रीऑर्डर लेवल अभी अभी निकालियो 900, तो 900 लिख दिए. एवरेज कंजम्पशन कितना है, बोल रहा है मिनिमम यूज करता है 100, मैक्सिमम यूज करता है 300, तो एवरेज कितना यूज करता होगा 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 200 पीस एवरेज यूज करता होगा. तो एवरेज कंजम्पशन निकल गया 200 पीस. और एवरेज पीरियड कितना है 2 मिनिमम मंथ है, 3 मैक्सिमम मंथ है, तो 3 2 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2.5 महीना एवरेज है. तो 200 इंटू 2.5 किया, आ गया 500, 900 माइनस 500 किया, आ गया 400 यूनिट मिनिमम लेवल. वैसे ही जब मैक्सिमम लेवल निकालने बोला, फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मैक्सिमम इंटू एवरेज, मिनिमम इंटू मिनिमम. तो रीऑर्डर लेवल है 900, EOQ है 750. देखो पहले 900 लिखा है, लास्ट में 750 ऐड किया, माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम. तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है 100 पीस ए के लिए, और मिनिमम पीरियड कितना है 2, तो 100 इंटू 2 200. तो 900 प्लस 750 माइनस 200, सॉल्व किया आपका है 1450. तो 1450 यूनिट मैक्सिमम उसके गोडाउन में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. और एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2, मतलब 400 प्लस 1450 डिवाइडेड बाई 2, तो 925 यूनिट मेरा मिनिमम लेवल निकल गया, एवरेज लेवल निकल गया. नेक्स्ट टेक सम सॉल्व. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द लास्ट 7 days कंप्यूट द एवरेज स्टॉक लेवल. बच्चा सम्स दिया है, आपको एवरेज स्टॉक लेवल निकालने बोला है. मैक्सिमम यूज बता दिया, मिनिमम यूज बता दिया, एवरेज यूज बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया, मैक्सिमम 4 दिन, मिनिमम 2 दिन, EOQ भी बता दिया. वाह गुरु, सब कुछ तो बता दिया. आप इससे मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल निकाल लो पहले, और फिर एवरेज स्टॉक लेवल निकाल लो. मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल निकाल लो, फिर एवरेज स्टॉक लेवल निकाल लो. आपको मैक्सिमम यूज, मिनिमम यूज, मैक्सिमम पीरियड, मिनिमम पीरियड सब दे दिए,
डेज में दिया है, एवरेज यूज दे दिया आपको, आराम से सॉल्व कर लो। सेकंड चीज पूछा है डेंजर लेवल, तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला दो था, या तो एवरेज लेवल इंटू लीड टाइम कर लो, या लीड टाइम दिया नहीं है तो आप मिनिमम डेज को लीड टाइम मान लो। लीड टाइम जब नहीं दे तो मिनिमम डेज को लीड टाइम मान लो। देखते हैं सोल्यूशन। देखो वही किया, डेंजर लेवल में क्या किया, एवरेज यूज इंटू मिनिमम टाइम को ही लीड टाइम मान लिया। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस हाफ इंटू ईओक्यू। देखो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया है, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल इंटू मिनिमम लेवल प्लस हाफ इंटू ईओक्यू। मिनिमम लेवल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिनिमम लेवल आपको निकालना पड़ेगा, ईओक्यू आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1500 डिवाइड हो गया 750, और आप मिनिमम लेवल निकाल लो इस क्वेश्चन में। रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम पीरियड, आप करके सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें वर्किंग वगैरह सब दिया, आप देख सकते हो, कहीं अटकोगे तो आप वर्किंग देख सकते हो। नेक्स्ट वाला सम भी वैसा ही है, आप खुद करोगे। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल निकालने बोले, ए और बी दोनों का सब डेटा दिया है। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल निकालने बोला है। हम जो क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 7 नंबर 8 नंबर तक आप लोग खुद कर लोगे इजीली। हम आपको 9 नंबर डिस्कस करें, क्योंकि 9 नंबर में वो आखिरी केस दिए हैं कि अगर एक सप्लायर नया ऑर्डर देता तो बताओ ऑर्डर लेते कि नहीं लेते। तो हम 9 नंबर डिस्कस करें क्योंकि वो नया क्वेश्चन है। बाद बाकी 8 नंबर तक सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे। नहीं कर पाओ तो हमसे डाउट पूछ लेना, हम बता देंगे। कंपनी यूजेस 5120 यूनिट ऑफ अ कंपोनेंट इन अ ईयर। The purchase price per unit of the component is 5 rupees and the carrying cost include interest is estimated 20% of the average inventory investment on annual basis. Carrying cost बोला 20% of the purchasing price है। बोला कंपनी यूज 5120 यूनिट पर ईयर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 10 रुपया पर ऑर्डर का लगता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दिया, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, और आपको कंपोनेंट का 5 रुपया प्राइस बता दिया, और आपके साल में 5120 पीस लगता है, ये भी आपको बता दिया। अब आपको पहले तो बोला ईओक्यू ऑर्डर के हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के बताओ, ईओक्यू निकाल के बताओ, और टाइम गैप कितना होगा दो ऑर्डर के बीच में वो भी निकाल के बताओ। तो पहले तो ईओक्यू सॉल्व किया, √2 इंटू 5120 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आपके एक पीस का दाम कितना है, आपके एक पीस का दाम है 5 रुपया, तो 5 रुपया का इंटू 20%, 5 रुपया का इंटू 20%, वो आप सॉल्व किया, आपका 320 पीस आ गया ईओक्यू। 5 रुपया इंटू 20% निकलेगा मेरा सीसी कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट का 20%, तो एक पीस का दाम 5 रुपया है, 20% मेरा कैरिंग कॉस्ट लग जाता है, तो ईओक्यू सॉल्व हो जाएगा मेरा। ईओक्यू के हिसाब से अब कॉस्ट निकाल लिया वो लोग पहले, ईओक्यू के हिसाब से वो लोग कॉस्ट निकाल लिया। कैसे निकाला, ईओक्यू के हिसाब से पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 5120 पीस इंटू 5 रुपया मेरा आ गया परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा एक बार ऑर्डर करने का 10 रुपया लग रहा है, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकल रहा है, 16 ऑर्डर। आप निकालोगे आपका आंसर आएगा 16 ऑर्डर। देखो 5 नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के दिखाया, 5120 पीस साल में लगता है, मेरा ईओक्यू आया 320, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर मेरा कैसे निकलता है, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ईओक्यू, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ईओक्यू। मेरा एनुअल कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया हुआ 5120, ईओक्यू आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 320। देखो लोग सॉल्व किया, ऊपर में 320 आया होगा, ये रहा पहला लाइन में ईओक्यू सॉल्व किया 320 आया है, तो 5120 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 320 सॉरी, तो 16 टाइम्स मतलब साल में 16 ऑर्डर करेंगे, और एक ऑर्डर का दाम कितना है 10 रुपया, तो 16 इंटू 10 160 रुपया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है। 5120 इंटू 5 रुपया मेरा परचेज प्राइस लग रहा है। कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, एक बार में जितना ऑर्डर कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट इंटू परसेंटेज। तो देखो यहाँ भी वही किया है, 320 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इंटू रेट 5 रुपया है मेरा, इंटू 20% ऑफ 5 रुपया होगा। ये लोग इतना सॉल्व किया, आप उतना मत करना, आप करना 320 डिवाइडेड बाई 2
EOQ में हम 320 पीस ऑर्डर कर रहे हैं। आपका सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा, 320 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 रुपया इंटू 20%। आप सॉल्व करोगे, आपका एक कॉस्ट आ जाएगा। आप उन दोनों को ऐड कर लो तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज प्राइस, ये आ गया EOQ का कॉस्ट। अब आपको आपका सप्लायर क्या ऑफर दिया है वो पढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ द अबव कंपोनेंट 40 एंड द नॉर्मल टाइम 15 कैलकुलेट, अच्छा नहीं सॉरी, ये लोग वो वाला सम्स नहीं दिया है इसमें, ये लोग सेकंड वाला पार्ट जो पूछा है वो अलग ही चीज़ पूछा है। ये आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दोबारा निकालने बोला। अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर बदल जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, इसको इग्नोर कर दो। हम एक सम डिस्कस कर देते आपके मन से, यहाँ पे हम डालना भूल गए, हम आपके नेक्स्ट एक और सॉल्यूशन सेट देगा उसमें हम डाल देगा आपके। आप सुन लो, इसमें हम कैसे निकाले, 5120 पीस एनुअल कंजम्पशन है, एक पीस का दाम 5 रुपया, तो 5120 इंटू 5 किए, मेरा परचेज प्राइस आ गया। हम साल में 16 बार ऑर्डर कर रहे हैं, एक ऑर्डर करने का 10 रुपया लग रहा है, तो 16 इंटू 10 160 रुपया आ गया। कैरिंग कॉस्ट मेरा एक फॉर्मूला क्या है, एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट इंटू परसेंटेज। तो एक बार में यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं 320 क्योंकि EOQ के हिसाब से, तो 320 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 रुपया इंटू 20% आया, तीनों को ऐड कर दिए। एज पर EOQ यानी एज पर मेरा करंट सिचुएशन मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब मान लो हमको एक सप्लायर ऑफर दिया है कि वो हमको 10% का छूट देगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर वही परचेज प्राइस निकालो, 5120 पीस साल में लगता है इंटू 9 रुपया करके मेरे को कस्टमर ऑफर किया है मेरा सप्लायर, तो 5120 पीस इंटू 9 किए, मेरा आ गया परचेज प्राइस। अब जब हम एक बार में, मेरा सप्लायर मेरे को ऑफर कर रहा है कि एक बार में पूरा ऑर्डर कर लो, तो 5120 पीस इंटू एक ही बार ऑर्डर, मतलब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट खाली 10 रुपया लग रहा है। हम नंबर ऑफ ऑर्डर कितना कर रहे हैं 1, तो मेरा खाली 10 रुपया लग रहा है, तो हम वो 10 लिख देंगे। या मान लो अगर मेरा सप्लायर बोलता है 2 बार में ऑर्डर कर लो, तो 5120 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, एक बार में कितना ऑर्डर हुआ, नंबर ऑफ ऑर्डर निकल जाएगा, 2 ऑर्डर हो रहा है, तो 2 इंटू 10 20 रुपीज़ मेरा ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगा। अब वो हमको बोला कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, हम एक बार में कितना मंगा रहे हैं, हम एक बार में 5120 पीस मंगवा रहे हैं, तो 5120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 रुपया इंटू 10% 20% सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, मेरा आ जाएगा एज पर माई सप्लायर ऑफर मेरा कितना कॉस्ट आ रहा है। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसमें कॉस्ट कम लग रहा है, मेरा वाला मेथड मतलब EOQ, सप्लायर वाला ऑफर, दोनों में से जो लोवेस्ट कॉस्ट लगेगा वही वाला हम फॉलो कर लेंगे। यही है गाइज मटेरियल चैप्टर।